उसके बाद अब ये लॉ ऑफ कर्मा है ना, उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे किया 1971 में, जो बांग्लादेश के साथ हुआ वो आपको पता ही है। इसको तो कर्म कहते हैं, आप जो करोगे वो भोगोगे। मेजॉरिटी जो फैला वो तलवार के दम पे फैला। और जब आप बार बार सुनो, वो खुद भी कहते हैं कि भाई हमारे यहां से लिखा गया, जब इस्लाम शुरू में जो उनके जो 4 खुलाफा दीन रशीदीन थे, उन्होंने खुद ही लिखा भाई या तो लड़ लो, या तो कन्वर्ट हो जाओ, या तो वो, उसके अलावा कोई भाषा नहीं आती, क्योंकि आप वो वाद विवाद या वाद संवाद में वो जीत नहीं सकते, उनका आर्गुमेंट ही नहीं है। लेकिन आप पाकिस्तानियों को देख लें, उसको ये बात समझ में नहीं आती। उसको हर मुद्दे का नजर, जो हर प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन है जरबे अज़्म कर दो, अज़्म इस्तेकाम कर दो, लोगों को मार दो। सीखना नहीं चाहते। 1948 से जो ये एक्शन कर रहे हैं, मिलिट्री एक्शन, पहले इंडिया के अगेंस्ट में किया, 4 मिलिट्री एक्शन इंडिया से डिस्प्यूट है। रिजोल्यूशन का तरीका क्या है कि भैया के लिए कर रहे हैं ना, क्योंकि वो उन्होंने अभी स्वात में एक आदमी को जिंदा जला दिया था। तो ब्लास्फेमी से नहीं लड़ना है, उस माइंडसेट से नहीं लड़ना है। कोई भाई, मतलब जिसे कहते हैं ना जुडिशियल प्रोसेस, लॉजिकल रीजनिंग, एक्यूमेन, लीगल एक्यूमेन, कुछ नहीं, ताबड़तोड़ ऑन द स्पॉट इंसाफ। नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। दोस्तों, आज एक लंबे अंतराल के बाद अभिषेक जी हमारे साथ में हैं और अभिषेक जी से जो बातें हम आज डिस्कस करना चाहते हैं वो ये है कि रिसेंटली पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ वो चाइना विजिट पर गए थे। उस चाइना विजिट पे क्या क्या हुआ, और वो चाइना विजिट से आने के बाद में पाकिस्तान में एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिस ऑपरेशन का नाम है आज़म इस्तेकम। इस ऑपरेशन के बारे में भी जानेंगे। अभिषेक जी, आपने आज आपकी बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला, चैनल के व्यूअर के लिए समय निकाला, इनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राहुल जी, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और देखिए, ये मैं खुद भी बड़ा परेशान हूं, क्योंकि ये आज़म इस्तेकाम करके फिर से मिलिट्री ऑपरेशन है। इसके पहले ज़रबे अज़्म, उसके पहले कुछ और, उसके पहले कुछ और। दी पाकिस्तान का जो माइंडसेट है ना, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये चूंकि पाकिस्तान को एक स्टैंड अलोन एंटिटी नहीं है, पाकिस्तान एक कंटिन्यूटी है। इंडियन मुस्लिम्स को जिस तरीके से वो समझते हैं इस्लाम को, और जिस तरीके से वो इस्लाम को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ये उनका प्रॉब्लम है। जैसे कलकत्ता में जब आज़ादी नहीं हुई थी, उस समय ईस्ट बंगाल में मुसलमान, जो कलकत्ता था उसमें मुसलमानों की पॉपुलेशन ज्यादा थी। तो सोहरावर्दी ने ये डिसाइड किया कि हम फोर्स को यूज करके और इंडिया को घुटने पे ला देंगे, और यहाँ पे लोगों को मार करके, और उसके बाद ये कन्वर्जन करके, या जो भी उनका वो, उन्होंने कलकत्ता में ये डायरेक्ट एक्शन डे का जो कॉल था उसको सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट करा। उसके बाद अब ये लॉ ऑफ कर्मा है ना, उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे किया 1971 में, जो बांग्लादेश के साथ हुआ वो आपको पता ही है। इसको तो कर्म कहते हैं, आप जो करोगे वो भोगोगे। सो पॉइंट ये कि पाकिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान ने कश्मीर का डिस्प्यूट हुआ उनके हिसाब से, जो वो उनका डिस्प्यूट है। मेरी अंडरस्टैंडिंग में तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन चलें उनके पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। उसका सोल्यूशन क्या निकाला उन्होंने? फोर्स।
क्या सोल्यूशन है भैया? लड़ाई, तुरंत घुस जाओ, वो तलवार, बिकॉज दैट सोसाइटी डू नॉट नो एनीथिंग एक्सेप्ट फोर्स। उनको यही पढ़ाया गया है भाई। अगर आपकी फिलॉसफी ये है कि आप, और देखिए ये हमारे कम्युनिस्टों ने कैसे इसको ग्लॉस जिसे कह लीजिए ग्लॉस ओवर किया है कि यहां पे इस्लाम पीस के थ्रू फैला होगा, पीस का भी रोल होगा, सूफी का रोल होगा, वो 15 से 20% है। मेजॉरिटी जो फैला वो तलवार के दम पे फैला। और जब आप बार बार सुनो, वो खुद भी कहते हैं कि भाई हमारे यहां से लिखा गया, जब इस्लाम शुरू में जो उनके जो 4 खुलाफा दीन रशीदीन थे, उन्होंने खुद ही लिखा भाई या तो लड़ लो, या तो कन्वर्ट हो जाओ, या तो वो, उसके अलावा कोई भाषा नहीं आती, क्योंकि आप वो वाद विवाद या वाद संवाद में वो जीत नहीं सकते, उनका आर्गुमेंट ही नहीं है। तो अब ये था कि पहले तो हिंदू तुम्हारे दुश्मन थे, तो तुम इस पे हिंदुओं के अगेंस्ट में एक्शन करते थे। लेकिन चूंकि तुम्हारी जो एबिलिटी है वो सिवाय वायलेंस एज ए सोल्यूशन के, कि सामने वाले को मार दो, इससे सोल्यूशन खत्म हो जाएगा, इसके अलावा आप कुछ सोच नहीं सकते, क्योंकि आपने इसके अलावा प्रोग्रेस नहीं किए। यूनाइटेड नेशन चार्टर का आर्टिकल 2 अगर कोई पढ़ ले, उसमें ना प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन चार्टर दिए कि यूएन चार्टर कैसे फंक्शन करेगा, उसके क्या प्रिंसिपल होंगे। उसमें मेजर इंफेसिस क्या दिया गया है कि यूज ऑफ फोर्स नहीं होगा, एमिकेबल सॉल्यूशन करेंगे, आप जाकर के नेगोशिएशन करेंगे, मीडिएशन करेंगे, जुडिशियल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट करेंगे, पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट करेंगे। 1000 साल से यूरोप को यह बात समझने में लगी थी। यूएन चार्टर कोई रातों रात नहीं लिख दिया गया था, या ये प्रिंसिपल कोई रातों रात दिमाग में नहीं आ गए। 1000 साल लगे, तब जाके ये प्रिंसिपल समझ में आया। इसके लिए आपको रेनेसांस से गुजरना पड़ता है, सेक्युलराइजेशन से गुजरना पड़ता है। लेकिन आप पाकिस्तानियों को देख लें, उसको ये बात समझ में नहीं आती। उसको हर मुद्दे का नजर, जो हर प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन है जरबे अज़्म कर दो, अज़्म इस्तेकाम कर दो, लोगों को मार दो। सीखना नहीं चाहते। 1948 से जो ये एक्शन कर रहे हैं, मिलिट्री एक्शन, पहले इंडिया के अगेंस्ट में किया, 4 मिलिट्री एक्शन इंडिया से डिस्प्यूट है। रिजोल्यूशन का तरीका क्या है कि भैया तुम हमसे लड़ लो। अपनी उनकी क्षमता थी तो ये लड़ने आ गए, बराबर। अपनी जब क्षमता थी, इनको लगा कि हम तो भाई एक मुसलमान 10 हिंदू के बराबर है, इस थ्योरी में हम विश्वास करते हैं और हम तो जीत जाएंगे। जब ये हार गए हैं, इसी तो आप ये क्या कहते हैं, हमें फ्रेंडशिप करना है। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान को तब तक फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए जब तक पाकिस्तान का एक एक बच्चा वो ये कहे कि हां हमारी आइडेंटिटी इंडियन है, हम इंडिया का पार्ट थे और हम इंडियन आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करते हैं, हमारा मजहब आज दूसरा है। अब हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप मूर्ति पूजा ना करें, लेकिन अपनी हिस्ट्री को तो उनको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। वरना ये, मैं सुन रहा था एक बच्चा था कि हवाई जहाज भेजेंगे और हम हिंदुओं को मारेंगे, काफिरों को मारेंगे। क्या करना फिर आपके साथ ऐसी दोस्ती करके? सारे पाकिस्तानी ऐसे नहीं है, ये बात मैं कह दूं, क्योंकि मैं पाकिस्तानियों के साथ पिछले 1 साल 2 साल से इंटरेक्ट कर रहा हूं। लेकिन उनकी जो ऐसे नहीं है, उनकी संख्या बहुत कम है और उनको डरा धमका दिया जाता है। जब वो कुछ करने जाएंगे उनको डरा धमका के बैठा देंगे आप। जो कुछ प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस रखते हैं, जो हिंदू मुसलमान की जो एक जैसे कह लीजिए क्या आइडियोलॉजी है, या जो एक डिबेट है, उससे ऊपर उठ के काम करना चाहते हैं, उस प्रिज्म से बाहर देखना चाहते हैं, उनको आप चुप करा देते हो। तो यही है अजमेर। हम फिर से ये नहीं जा रहे हैं कि क्यों टीटीपी ये कर रहा है, क्या नाम है, रिजॉर्ट टू वायलेंस। इस पे नहीं जाना। वजीरिस्तान में घुस करके जाके फिर से वो तुम मार दोगे। तुमने जरबिया में कम मारा, इसी से पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट खड़ा हुआ था। पूरा सारा का सारा ये जो क्या नाम है, एक्सट्रीमिज्म है, ये एक्सट्रीमिज्म से लड़ने के लिए कर रहे हैं ना, क्योंकि वो उन्होंने अभी स्वात में एक आदमी को जिंदा जला दिया था। तो ब्लास्फेमी से नहीं लड़ना है, उस माइंडसेट से नहीं लड़ना है, जिस माइंडसेट से ये थॉट प्रोसेस हो रहा है। बच्चा तो ऐसे ही बनता रहेगा बार बार। और तुम जा रहे हो उन लोगों को मारने, फिर से मारोगे, वो फिर से आईडीपीज होंगे, इंटरनली डिस्प्लेस पीपुल, जिसके रिस्पांस में पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट करी थी। क्या पाकिस्तान के पंजाब में नहीं है इस तरीके के जो आइडियोलॉजिकली जिसे कह लीजिए एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं?
कौन था ये जो पाकिस्तान का ये जो था वो जिसने वो दिया था यार, क्या नाम है, सर तन से जुदा वाला नारा, वो ही वाज अ जो हैंडीकैप था वो बंदा यार, क्या नाम है उनका, वो एक उनका कोई रिलीजियस लीडर। हाँ, उनका नाम मैं भी भूल रहा हूँ, पर उन्होंने ही कहा था, आदिल रिजवी। हाँ। तो वो पंजाबी था। पंजाब में क्यों नहीं हो रहा है ये सारे के सारे पश्तून ही मिले हुए हैं तुम्हें। ये जो मानसिकता है ना कि, और उस मानसिकता से नहीं लड़ रहे हो, सेक्युलरिज्म को डिनाई नहीं करना है, अजीब अजीब थ्योरी डाल दोगे। अरे भाई हर कोई ये प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक क्यों लड़ रहे थे? वो भी कह देते कि नहीं भाई हमारे रिलीजन में प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिलीजन की बात भी नहीं कर रहा, वो भी वो कह देते। लेकिन अंत में उन्होंने कहा ना कि स्टेट को अलग करो सेक्युलर पॉलिटिक्स से। समझते हो कि इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट फॉर्मेशन को डेमोक्रेसी कहते हैं? अरे यार नॉनसेंसिकल। जाओ, जा करके आप उस रास्ते पे जाओ जिस पे यूएई जा रहा है, जिसपे सऊदी अरेबिया जा रहा है। उन्होंने अपने यहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण करा के दिखा दिया कि हम प्रोग्रेसिवनेस की तरफ जा रहे हैं, हम सेक्युलरिज्म की तरफ जा रहे हैं, हम रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग करने जा रहे हैं। बराबर। और आप इलेक्शन के थ्रू रिलीजन को पॉलिटिक्स में लाते हो। सारी दुनिया इलेक्शन इसलिए करवाती है कि रिलीजन और पॉलिटिक्स अलग हो, ठीक है ना, अब्राहमिक फेथ में जहां पे रिलीजन है, मैं वहां की बात कर रहा हूं, जहां रिलीजन नहीं है उनको जरूरत नहीं है इसकी। उन्होंने रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग करने के लिए इलेक्शन करवाया कि विल ऑफ द पीपल ही भाई लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट को डिफाइन करेगा। ये इलेक्शन के थ्रू रिलीजन को और घुसेड़ देते हैं। वो जो क्या नाम था ये इनका, भुट्टो पहला जो प्रधानमंत्री था, उन्होंने क्या नाम है पार्लियामेंट के थ्रू ये डिक्लेयर करवा दिया, इलेक्शन से लड़के आए और ये करवा दिया कि जी ये वो नहीं है, क्या नाम है, जो कादियानी होते हैं मुसलमान नहीं होते। अब पूरा स्टेट घर घर में हमारे को गालियां देते कि ये गाय के नाम पे मारते हैं, ये हमको ये समझाते हैं कि गाय के नाम पे हिंदुइज्म में ये होता है वो होता है, हिंदू लोग वो करते हैं। अपने यहाँ जा करके पुलिस जो है कादियानियों के घरों में जा करके खोल के ये देख रही थी कि कहीं इन्होंने बकरे का मीट तो नहीं खा लिया है, कुर्बानी वाले बकरे का मीट तो नहीं है, और ये हमें शिक्षा दे रहे कि हम गाय के नाम पे मारते हैं। तो आप पार्लियामेंट को यूज कर रहे हो एज अ रिलीजियस बॉडी और कहते हो कि हमें इलेक्शन है, डेमोक्रेसी आ जाएगी, और ये तो डेमोक्रेसी, और गाली दोगे डेमोक्रेसी को। मतलब अगर आप सोने के चम्मच से भी अगर आप गंदगी उठा के खाइएगा और कहिएगा यार चम्मच तो अच्छा फूड ही नहीं खिला रहा है। डेमोक्रेसी यू हैव चूजन टू फर्दर द कॉज ऑफ इस्लाम। You have chosen democracy to further the cause of Islam, and democracy is an antithesis to further the cause of religion. सही। आपको जब बेसिक्स ही नहीं समझ में आएगा, मार दोगे कुछ और पश्तूनों को जाके मार दोगे, और क्या करोगे बेचारों को? उनको पहले तुमने लड़वाया कि जाओ बनो, वो करो, जिहाद करो, रशिया से लड़ो, ये लड़ो पश्तूनों को, और अब बेचारे जब उस डॉक्ट्रिन पे चले गए तो उनको डी रेडिकलाइज करने की जगह आप उनको गोली मार देते हो। सब्जेक्ट अपने आके किताबों में चेंजेस नहीं करोगे। अब तो उनके जो मिनिस्टर्स हैं अब उनको तो समझ में आने लगा है, अब वो तो कम से कम मुंह से सच फूटना शुरू हुआ है कि हमारे यहाँ पे तो रिलीजियस माइनॉरिटी को हम जिंदा जीने नहीं देते, मार देते हैं। ये फूट इसलिए रहा है क्योंकि बहुत जल्दी ये भी जलाए जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ऐसा मानसिकता खड़ा कर दिया है, ऐसा समाज खड़ा कर दिया है, जो पुलिस थाने में, मिलिट्री थाने में भी अगर ब्लास्फेमी हो ना, देखिए दो पावर स्टेट होते हैं, पावर के सेंटर होते हैं स्टेट में, पुलिस फ्रंट लाइन आपका होता है और मिलिट्री। इमरान खान के समय में लोग कमांडर्स के और उसके घरों में, कोर कमांडर्स के घरों में घुस करके लूट करके ले आए, लोगों ने दिखा दी अपनी शक्ति। बराबर। ये बेचारा बच्चा अभी जिसको साथ में जिस आदमी को जला के मार दिया था, उसको पुलिस पकड़ के ले गई थी, वो पुलिस थाने में था, वहां से खींच के लेके आके जला दिया। और भीड़ गई और पुलिस थाने से बाहर निकाल के उसको लेके आई और उसको जला दिया। अब आप सोचिए कहां जा रहा है ये समाज, जो पुलिस के भय से खड़ा हो जाता है। हमारे यहाँ तो ये गाय का है कि रिएक्शन में करते कि तुम उसको मार रहे हो, वो कहता मत मारो भाई, कुछ और मार के खा लो, हम उसको नहीं मरवाना चाहते, तो लोग कुछ करते हैं उस रिएक्शन को। यहाँ पे तो एक्शन ही रिएक्शन है। और मतलब एक दूसरे को, पहले हिंदुओं से नफरत, अब आपस में नफरत।
कोई भाई मतलब जिसे कहते हैं ना जुडिशियल प्रोसेस, लॉजिकल रीजनिंग, एक्यूमेन, लीगल एक्यूमेन, कुछ नहीं, ताबड़तोड़ ऑन द स्पॉट इंसाफ। तो ये तो आज जो मिनिस्टर नेता है ना, ये कल को इनके घर भी ये आग आएगी, क्योंकि पाकिस्तान और इस्लाम दो अलग अलग चीजें हैं। अरब का इस्लाम कल्चरल इस्लाम है, पाकिस्तान का इस्लाम आज तक वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा है। हमसे हिंदुओं से कहा कि उर्दू मुसलमान बोलने के लिए उर्दू होना जरूरी है, जब कंट्री बना ली तो कह रहे नहीं नहीं उर्दू से काम नहीं चलेगा, अरबी बोलना जरूरी है, अपना नेशनल एंथम फारसी में लिखना जरूरी है। आइडियोलॉग जो था वो जिन्ना के बाद वो इकबाल, वो फारसी को अपने देश की चीजों के अलावा दुनिया भर को ये गले लगाना चाहते। इतनी कंफ्यूज्ड आइडेंटिटी है। पाकिस्तान इज अ क्लासिकल केस ऑफ हाउ इफ अ थ्योरी इज नॉट अंडरस्टूड बाय समवन, कितने उसके डिजास्ट्रस परिणाम आते हैं। बराबर। और मैं अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत सीनियर पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, उनके चैनल पर बात कर रहा था। उन्होंने मुझे इनवाइट किया था उनके चैनल पर, और जब उन्होंने मुझसे कहा कि क्या भारत में रिलीजन पढ़ाया जाता है स्कूलों में, सो मैंने कहा कि भारत के स्कूलों में रिलीजन नहीं पढ़ाया जाता, भारत के स्कूलों में मैथ, साइंस, फिजिक्स ये चीज़ें पढ़ाई जाती है। सो ही सेड कि अगर आपको पाकिस्तान में इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टरेट करना है, कुछ भी करना है, तो भी आपको रिलीजन से रिलेटेड 2 सब्जेक्ट पढ़ने ज़रूरी है, कंपलसरी है। और उस रिलीजन के नाम पे क्या पढ़ाया जाता है? हेट्रेट पढ़ाई जाती है, और दिमाग में जहर घोलने वाली चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो भाई देखिए, बात मैं समझ रहा हूं, ये इतना डेंजरस सोसाइटी बना चुके हैं ना राहुल भाई, कि आदमी सच बोलने से डर रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसीलिए दिया गया था समाज में। गॉसिप मारने, झूठ फैलाने के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन नहीं होता। सही बात। आप अगर ये कह रहे हो कि भाई तुम हेट्रेड, तुम रिलीजन के नाम पे हेट्रेड फैला रहे हो, तो इसका जरा नेचुरल कोरोलरी तो बताइए। सही है। यहां तो कोर्ट की सांसें ऊपर नीचे हो जाती हैं यदि हिंदुइज्म की कोई भी रामायण के ऊपर आप मंचन कर लो, आप कुछ भी कर लो, राम सीता के ऊपर गलत किताबें लिख लो, कुछ भी कर लो, फिल्में बना लो। जाने भी दो यारों में महाभारत के साथ जो किया गया उस पर आज भी हम आप हंसते हैं। आपने देखा हुआ जाने भी दो यारों। क्या आप किसी और के लिए कर सकते हो? यही चीज होता तो हमारे ही देश की कोर्ट कह रही होती अरे ये तो बड़ा अपमानजनक है, लेकिन दूसरे का है ये हिंदुइज्म का, तो अरे तो यार इतना नहीं देखना, मत देखो। ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारे आपको जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमारे यहां फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का सिंबलाइजेशन में गौतम बुद्ध ने कहा कि भगवान का जो आइडिया है वो गलत है, भगवान कुछ नहीं होता, जो है वो यही है, तुम्हारे सारे दुखों का कारण यही है। उन्होंने एक तरीके से वैदिक फिलॉसफी की जो कमियां थी वो उन्होंने बताई। तो क्या गौतम बुद्ध को लिंच किया गया? यहां पे गौतम बुद्ध से कहा गया समाज छोड़ के निकल जाओ। उनके तो कितने फॉलोअर्स हैं। बल्कि उनको इसी समाज ने खीर दिया, लड्डू दिया, खाइए पीजिए और बोलिए। तो भारत को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वेस्ट सिखाएगा? महात्मा बुद्ध है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। डार्विन ने क्यों डार्विन ने जब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बनाई उसका हाथ पैर सूख गया। उसने कहा यार मैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बता रहा हूं, ये तो मुझे पेस्टर्स तो जान मार देंगे मेरी। क्यों? क्योंकि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज एन एंटीथीसिस ऑफ थ्योरी ऑफ क्रिएशन। दूसरा व्यू सही है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन सही है, गलत है, ये एक बात की बात है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर थ्योरी एट द एंड ऑफ द डे। बट वो थ्योरी कहने की एबिलिटी तो चाहिए। मैं अगर कोई बात खुल के कहना चाहता हूं तो मुझे बोलने तो दो। मेरे पीछे पुलिस बता दोगे, मेरी गर्दन हो जाएगी, अलग हो जाएगी, तो फिर आदमी छुप के बैठेगा, लोग जलाए जाते रहेंगे, क्योंकि अब तो पुलिस भी नहीं सेव कर पाएगी आपको आर्मी भी नहीं सेव कर पाएगी। क्योंकि भाई पुलिस था कि चलो भाई पुलिस के भरोसे हम बैठे हुए हैं, चलो पुलिस आ जाएगी बच जाएगी, वो तो थाने में से निकाल के ले आके जला दिया आपको। तो आपको कौन बचाएगा? ये कोर्ट्स बचा लेंगे आपको, ये पुलिस थाने बचा लेंगे आपको। बचाने के लिए वही प्रोफेसर्स और थ्योरिस्ट काम आएंगे जो किताबों में ये बच्चों को लिख के देंगे कि वही प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करो। तो पॉइंट ये है कि लोगों को बोलने तो दें।
और जो मैंने फिर कहा, भारत में गौतम बुद्ध फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का सिंबल है। चरवाक संहिता फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वो है। हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो महाराष्ट्र के वो महाराष्ट्र के फूले मैं नाम बोल रहा हूँ, सम फूले करके हैं, जिन्होंने कास्टिज्म के अगेंस्ट में वो लगाई, वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्या उनका प्रोसिक्यूशन किया गया? उनको जान से मारने के लिए निकाल दिया गया। ज्योतिबा फुले जी, अगर ज्योतिबा फुले जी ने समाज में कास्ट के नाम पे अपमान किया जा रहा था, तो जब ज्योतिबा फुले जी ने ये आवाज उठाई तो क्या किया गया उनके साथ? भीमराव अंबेडकर जी ने जब हिंदुइज्म के ऊपर कमियां लिखी और जाकर के बुद्धिज्म को अपना लिया, क्या किया गया उनके साथ? आप इस समाज की वो देखिए कि समाज में कमियां निकालते हैं, गालियां देते हैं समाज को, और उसके बाद आप हीरो भी बनते हो, लेकिन ये समाज उफ तक नहीं कहता। ये आपको इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। सही बात है। नहीं कहता कि हमारे जो है धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। आप इनके देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, आप इनके सारी आस्थाओं पे पिछले 700 साल से, चाहे थ्योरेटिकल हो, चाहे वो आर्म फोर्सेस के प्रॉब्लम में हर तरीके के अटैक देखा, लेकिन समाज इतना सहनशील है कि उसने हर किसी को जगह दी, और फिर भी चला जा रहा है। सही बात है। और जो स्वात का जो इंसिडेंट जो अभी 2-3-4 दिन पहले हुआ, वो तो वाकई में एक बहुत डरावना इंसिडेंट था, जिसके अंदर एक आदमी को भीड़ ने पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल कर उसको जला दिया। और ये इंसिडेंट कोई एक अकेला इंसिडेंट नहीं था। अगर हम पिछले कुछ समय में देखें तो ऐसे कई सारे इंसिडेंट बहुत सारे अलग अलग शहरों में पाकिस्तान में देखने को मिले। फिर वो लाहौर में एक महिला की ड्रेस के ऊपर लिखा हुआ कुछ हो, जिसे खुद वहाँ की भीड़ ही पढ़ने में समझ नहीं पाई, और बाद में पता पड़ा कि कुछ और ही लिखा हुआ था जो वो समझ रहे थे, या और भी कई इंसिडेंट्स हो। अब एक तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अचानक चीन पहुंचे थे, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चीन पहुंचे थे। शायद इस माइंडसेट के साथ पहुंचे होंगे कि जो पैसा चीन को देना है वो माफ़ हो जाए, या फिर जो काम चीन ने रोक के रखा है वो फिर से शुरू हो जाए। पर वैसी कुछ चीज़ होते हुए दिख नहीं रही है। चीन से जो उन्हें उम्मीद थी, वो उम्मीदें उनकी शायद वहाँ पर पूरी नहीं हुई। तो इस विजिट को आप कैसे देखते हैं, और इस विजिट के बाद में क्या इम्प्लीकेशन होंगे इस पूरे रिलेशनशिप? देखिए, पाकिस्तान एज अ क्लाइंट स्टेट जाता है चाइना के पास। पाकिस्तान को एज अ सॉवरेन स्टेट तो जाता नहीं। पहली बात तो सॉवरेन खुद को ही नहीं मानते ये। पाकिस्तान मांगने जाता है, कंसेशंस दे लीजिए कि आप आइए हमको दे दीजिए, इसके बदले में कंसेशन। वो क्या ऑफर है करने को होता है? जब हम, जैसे आप है और हम है, हम आपसे कुछ खरीदना चाहते हैं, आप अपने को कुछ बेचना चाहते हैं, तो वी कैन टॉक ऑन एन इक्वल टर्म्स। बट आपके पास कुछ है ही नहीं है। मैं आपके पास आ रहा हूं कि आप मुझे पैसा दो, सामान दो, सब कुछ दो, उसके बदले में जो मेरा है वो ले लो। तो वो क्या पाकिस्तान ऑफर करने जाएगा चाइना को? चाइना इज ए पावर हाउस ऑफ इकोनॉमिक, जिसे समझ लीजिए प्रोग्रेस, सब कुछ है। उनका रिसर्च सेंटर है, प्रोडक्शन सेंटर है। क्या दोगे आप उनको सिवाय अपने रिसोर्सेज के, लैंड रिसोर्सेज के और बाकी जो रिसोर्सेज हो सकते हैं, उसके अलावा तो आपके पास कुछ ऑफर करने को नहीं है। एंड ऑल दैट टू एट द टर्म दैट चाइना विल डिटरमाइन। सीपेक एक समय था कि वो आपके सारे स्कॉलर्स आकर के बाद, सीपेक के बाद ये 2022 तक तो यहाँ पे गोरे नौकरी कर रहे होंगे, काले नौकरी कर रहे होंगे, इंडियन नौकरी कर रहे होंगे। पता नहीं सीपेक क्या होना। बात ये कि सीपेक को रोक दिया इमरान खान ने। सीपेक का स्टेटस क्या है पता नहीं है। चाइनीज को अलग मार दे रहे हैं, चाइनीज भी सुरक्षित नहीं रह गए। सो द कंट्री, अब वो जाके चाइना से कुछ, मैंने तो ये भी सुना कि चाइना के साथ जो सेफ्टी इनका वो था, ट्रीटी था, इंटरनेशनल सिक्योरिटी ट्रीटी, वो भी उन्होंने कहा कि भैया हम आपसे वापस आ रहे हैं। बिकॉज चाइना कितना दिन तक इनको न्यूक्लियर वेपन देके और दुनिया भर से पंगे लेकर के खड़ा रहेगा? तो अब तो इंडिया भी खड़ा होना शुरू कर दिया। इंडिया ने भी चाइना को उसकी औकात दिखा दी। इंडिया ने कहा कि नैन्सी, अगर मोदी जी चाहते तो जब अमेरिका ने ये जो ये रिजॉल्व एक्ट बनाया कि तिब्बत की समस्या का रिजॉल्व करो, इंडिया तो वन चाइना पॉलिसी को मानता है, यानी इंडिया तिब्बत को चाइना का पार्ट मानता है। उसके बाद भी एक तरीके से सॉफ्ट रिवर्सल कर दिया मोदी जी ने इंडिया पे, जो इंडिया की वन चाइना की पॉलिसी थी।
उन्होंने कहा कि नैन्सी पेलोसी और जिन सीनेटर्स ने और रिप्रेजेंटेटिव्स यानी जिन कांग्रेसमैन ने ये बिल को लाया है कि चाइना को फोर्स किया जाए कि वो तिब्बत का का वो पीसफुल सोल्यूशन करे, उसको तो उन्होंने मिलने दिया। with the delegates the delegates went and met with the Dalai Lama at his den in धर्मशाला। उसके बाद खुद उन्होंने फोटो खिंचवाई उन सारे के सारे डेलीगेट्स के साथ। अगर बीजेपी चाहती या मोदी चाहते पीछे आ जाते। तो चाइना को मैसेज तो चला गया है कि ओनली वी डू नॉट हैव सॉफ्ट बेली, यू आल्सो हैव अ सॉफ्ट बेली। और कोमितोंग जो है, कभी मैं बहुत जल्दी एक अपना प्रोग्राम करने को सोचा हुआ हूं, जो कोमितोंग हैं या जो नेशनलिस्ट हैं चाइना के, वो पूरी तरीके से सोए नहीं है। ये जो टेक ओवर हुआ था कम्युनिस्ट का 1947-48 में, जिसकी वजह से ये जो कोमितोंग थे ये बेचारे भाग गए दूसरी जगह पे, तो वो अभी सोए नहीं है। तो बॉटम लाइन ये है कि जो इंडिया है वो चाइना को मैसेज दे रहा है कि आप चले जाइए, पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन दे दीजिए, सारे वेपन दे दीजिए, क्या कर लेगा? उस कंट्री के पास उसको चलाने का पावर नहीं हुआ, क्योंकि वो इस स्थिति पे आ चुके कि वो खाना नहीं खा सकते, क्योंकि द कंट्री वांट्स, उस कंट्री में इंटेलेक्चुअलिज्म पैदा ही नहीं किया गया है। पूरे सोसाइटी को पिछले 40 साल से क्रिपल्ड बना दिया गया है। हर चीज में वो रिलीजन घुसेड़ चुके हैं। जैसे आपने बताया ना, वहां पे ये भी था इमरान खान के समय में, इमरान खान जो कि चेंज लाने वाला और पता नहीं क्या था कि भाई नया पाकिस्तान, और वो उसने कहा था कि डॉक्टरेट की डिग्री तब पड़ेगी जब तुम इस्लामियात को जो है वो एग्जाम पास करोगे। पीएचडी करने वाले का इस्लामियात के एग्जाम से क्या लेना देना? मैं पीएचडी करूं, मुझे कोई कहे वेद की शिक्षा में पहले पास हो। अरे भाई मेरा नहीं इंटरेस्ट है, जिसकी इंटरेस्ट होगी वो पास कर लेगा। और तुम इसको मैंडेटरी बना रहे हो। मैं चला फिजिक्स की वो पीएचडी कर रहा हूं, मैं जाकर के पीएचडी कर रहा हूं उसमें, और उसमें एग्जाम क्या, अगर कोई रिलेवेंट पार्ट होगा तो मैं ले लूंगा, नहीं रिलेवेंट पार्ट है तो मैं नहीं लूंगा। और अगर वेद का कोई टेक्स्ट उससे कॉन्फ्लिक्ट में आता है तो वो भी मैं दिखा दूंगा। और अरबों की हिस्ट्री तुम पढ़ाना चाहते हो, अपनी हिस्ट्री नहीं पढ़ाना चाहते हो यार। तो आप बताइए, ये समाज जो है, इससे क्या आप उम्मीद कर रहे हैं? उनको ये लगता है कि इस्लाम इज द सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, स्पेस, हर चीज इज द फाइनलिटी ऑफ द नॉलेज। और उसके बाद देखिए कॉन्ट्राडिक्शन, गालियां देते हैं दिन रात मदरसे को। अगर ये समाज अपने सामने रखी हुई जो कॉन्ट्राडिक्शंस को देख ही नहीं पा रहा है, उसके स्कॉलर्स उसको लिख ही नहीं पा रहे हैं, तुम दूसरों में जाके हिंदुत्व का राइज हो रहा है, मोदी हिंदुत्व खा जाएगा मुसलमानों के। अरे भाई अपना देखो तुम। मोदी तो यहां पे आकर के मुसलमानों का घर बन गया, सच्चाई तो आपके भी सामने है। इन बेचारी मुस्लिम ने वोट तो 8,500 रुपए के लालच में दे दिया था, अब तो उनको भी पता चला क्या गड़बड़ हो गई। और अच्छा हुआ मोदी जी को, बीजेपी को झटका लगा 240। मेरा मानना है कि 2029 में भी मोदी ही आएंगे, और 2029 में 400 पार होगा, ये आप लिख के रख लीजिए। क्योंकि जो बेस्ट ये परफॉर्म कर, क्योंकि आइडियोलॉजिकली लोग बीजेपी को वोट आइडियोलॉजिकली देते हैं, क्योंकि वो गरीब आदमी, क्योंकि बीजेपी का वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ, वो गरीब आदमी जिसके पास ऑप्शन था कि मुझे 8,500 रुपए मिल जाए और मैं राहुल गांधी जी को या किसी को भी वोट दे दूं, मैं पॉलिसी के अगेंस्ट में नहीं हूं, फिर भी उसने जाके अगर मोदी जी को चुना तो उसने 8,500 रुपए को तो लात मार दी ना। सही बात है। तो इसका मतलब है कि, और दूसरे पास क्या है, दूसरी जो हमारी विपक्षी पार्टियां, कोई आइडियोलॉजी नहीं है उनके पास। उनके पास आइडियोलॉजी अब वो जो अरविंद केजरीवाल ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है कि आप फ्रीबीज दे दो, हम टीवी देंगे, फ्रिज देंगे, 10 लाख रुपए महीना देंगे, इस पे आप अगर इलेक्शन जीत रहे हो तो, और उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी कंट्री का कॉफर जो है इसको अब कर सकता है तो करके देख ले लोग, जनता एक बार उसको भी ट्राई करके देखेगी। जब ये डूब जाएगा फिर जनता अपने आप सही जगह पे, बिकॉज जब इकोनॉमिक्स आपका डूब जाएगा या नहीं मिलेगा पैसा तो जनता वापस से आइडियोलॉजिकली उस पे आएगी ना, क्योंकि आइडियोलॉजिकली तो राइट। और इसका एग्जांपल वेनेजुएला जैसी कंट्री में हम लोग देख चुके हैं। वेनेजुएला, ग्रीस, यूरोप के 50 कंट्री हैं, स्लोवाकिया, चेक कंट्रीज 50 हैं भाई, नॉट 1 और 2। बराबर। कोई अगर अध्ययन करता है, मैंने कहा ना मैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लॉ पढ़ाता हूं, आप उसमें जाके देख ले
कितनी ये जो बड़ी बड़ी कंसल्टेंट कंपनीज होती है, लाइक नोमुरा हो गई और दूसरी चीजें हो गई, ये जाके कंसल्टेंसीज गवर्नमेंट्स को दिए, क्योंकि इन्होंने सोशलिज्म से देश को चलाया। जब देश डूब गया तो इनको बुलाना पड़ा ऐसी कंसल्टेंट्स को, भाई हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी ठीक करो। तो आप तो अपने आप ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी को पढ़ाते नहीं हो। इंडिया में सोशलिज्म के थ्रू इकोनॉमिक पॉलिसी आप सोशलिस्ट रखते थे, ग्रोथ रेट होता था 3% 4% बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी, और गाली देते थे हिंदुओं को, कहते तो ये हिंदू ग्रोथ रेट है। हमारे यहां का स्कॉलर इतना महान है कि वो हिंदू ग्रोथ रेट तो जान गया, लेकिन वो ये नहीं जान पाया कि पिछले 2000 साल का जो वर्ल्ड जीडीपी का हिस्ट्री निकाला गया, तो उसमें पता चला इंडिया और चाइना मिलकर के 55% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी थे। तब हिंदू ग्रोथ रेट उसको नहीं बोल रहे हो तुम। अगर मुगलों ने आकर के हमारे कंट्रीब्यूशन को बढ़ा दिया, हालांकि मुगलों के आने के बाद थोड़ा गिर गया था, तो फिर ये तो मुगलों के इनहेरिटर है पाकिस्तान, इनको तो दुनिया का 35% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी होना चाहिए। ये तो मुगलों के पॉलिसी से चल रहे हैं ना। दे क्लेम कि वी आर द इनहेरिटर्स ऑफ द मुगल्स इन इंडिया। बराबर। तो अगर वो इतनी अच्छी शासन व्यवस्था लाए थे, उनके पास सारी की सारी नॉलेज सिस्टम है, सारा का सारा विजडम है। उठा ले औरंगजेब की किताब जो है, औरंगजेब का फतवा आलमगीर है, उसके बाद मासिर आलमगीर है, उसके बाद आपका जहांगीर के कोर्ट रिकॉर्ड्स हैं, अकबर के कोर्ट रिकॉर्ड, लगा लो वो रेवेन्यू सिस्टम। हमारी तो किताबों में पढ़ाया ना, आपने भी पढ़ा होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट रिफॉर्म ला दिया था और उससे इकोनॉमी, तो वो लगा दो भाई, वो मार्केट रिफॉर्म लगाओ अलाउद्दीन खिलजी का और वो रिजल्ट लाओ ना। क्यों जा रहे हो आईएमएफ के पास? सही बात है। तुम तो उसी, भाई हम कहते हैं कि हमने जो अपनी शासन व्यवस्था पिछले हजारों साल में लगाई, हम उसी हिसाब से चलना चाहते हैं। हमारे पास रिजल्ट आ, हम 7% 8% से ग्रो कर रहे हैं। दुनिया की पूरी ग्लूमी इकोनॉमी में आज इंडिया एक ब्राइट स्पॉट है। हम नहीं कह रहे, ये आईएमएफ कह रहा है। उसके बाद हम तो अपनी हिस्ट्री से चल रहे हैं भाई, तुम भी उसी हिस्ट्री से चल रहे हो। तुम मुगलों की हिस्ट्री से चल रहे हो कि मुगलों ने भारत को बनाया था, मुगलों ने भारत को जोड़ के रखा, भारत का विस्तार किया, मुगलों ने जो है भारत को इकोनॉमी दी। तो भैया तुम जब वही कर रहे हो, मुगलों के हिसाब से चल रहे हो, विस्तारित होना चाहिए था। पाकिस्तान टूट गया, पाकिस्तान को विस्तारित होना चाहिए। औरंगजेब ने विस्तार किया था ना, तो तुम भी विस्तार कर लेते। तुम भी तो औरंगजेब के आधार पे वो तलवार लेके निकल आए थे। तो जब तुमको ये नहीं पता था कि औरंगजेब जब तलवार निकाला तो मुश्किल से 40-50 साल में खेल खत्म हो गया। तो तुमने पाकिस्तान बना लिया, 40-50 साल चल गए तुम। बराबर। क्योंकि उसके बाद तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में फुकन खड़े हो गए, बाकी जगह पे कोई शिवाजी खड़े हो गए, कोई महाराजा प्रताप खड़े हो गए, कोई जो जहां जाता खड़ा हो गया वो उसने बचा ली। लेकिन तुम्हारे पास 50 साल है, क्योंकि 250 साल में या 150 साल में मुगल खत्म हो गए। 1532-32 के आसपास ये बाबर का खेल शुरू होता है, 1506 के आसपास, और 1700 के आसपास खत्म हो जाता है। 2-250 साल का खेल खत्म था। 70 से 75 तो तुम्हारे ही हो गए, तुम्हारा भी खेल खत्म हो चुका है। तो तुमको अल्टीमेटली या तो अपनी रूट्स की हिस्ट्री और सोशियोलॉजी के हिसाब से और इकोनॉमिक्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। वो सोसाइटी जो ट्रेड करती थी हड़प्पा के साथ, अरे मेसोपोटामिया के साथ, दुनिया भर में जो ट्रेड करती थी, उस सोसाइटी को तुमने लात मार के, और मुगल्स की सोसाइटी से तुम वो करना चाह रहे हो। सेंट्रल एशिया की सारी इकोनॉमिक्स के आज की पूरी इकोनॉमी मिला लीजिए, लैंड मास तो काफी बड़ा है, वो जरा उनकी इकोनॉमी का जरा हालत देख लीजिए। ऐसा नहीं है लोग अच्छे हो, मैं वहां गया हूं, दे आर गुड पीपल, थोड़ा एरोगेंट होते हैं, बट दैट इज हाउ सेंट्रल एशियंस आर, बट दे आर गुड पीपल। तो इस देश में जो ये इनको ये जो दिखा दिया गया ना, मुगल हिंदू नफरत ने या इंडियन नफरत ने या भारतीय नफरत ने इनको ऐसे सब्ज बाग दिखाए, वो थ्योरियां दिखाई जो सच नहीं थी। आप देख लीजिए। और इस देश के साथ भी तो आप देखिए क्या किया गया कि इस देश में एक मौलाना साहब को उसका एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया जिसने वेद दिया। आप सोचिए, ये इस देश के साथ हुआ है। और इसको बोलने के लिए आप बोलेंगे तो आपको आप क्या चड्डी और क्या क्या वो सब बिगेट ये हो जाएंगे आप। अब ये प्रूफ कर रहे हैं ना, मैंने कहा ना, भारत में आप कम्युनिस्टों से पूछिए, सारी जो समस्याएं है भारत में, ब्राह्मण 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 ब्राह्मण। अब ये प्रूफ कर रहे हैं कि नालंदा को ब्राह्मणों ने जला दिया था। मुझे पता था ये आएगा, मुझे पता था इट इज कमिंग, क्योंकि इनकी ये ब्राह्मण से ज्यादा सोच नहीं सकते, क्योंकि ये हिंदुइज्म को ब्राह्मणिज्म से जोड़ते हैं।
इनको पता नहीं कि ब्राह्मणिज्म कोई इंसान का नाम नहीं है, ब्राह्मणिज्म एक आइडिया है, एक तप है। हर कोई ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मण बनने के लिए बड़ा तप करना पड़ता है। और ब्राह्मण के नाम पे किसी ने अगर कोई बदमाशी की है तो वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। और मैं बार बार इसका एग्जांपल दे रखा हूं कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन के पावर को इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट अलग अलग जजमेंट देता है जो एक दूसरे से विरोधाभासी होते हैं। सही है। इसी देश ने एडीएम जबलपुर का भी केस देखा था, इसी केस ने फिर उसका जो है रिवर्सल भी देखा। तो इंडिविजुअल अलग चीज है, इंस्टीट्यूशनलिज्म अलग है। ब्राह्मण एक इंस्टीट्यूशनल आइडिया है और बहुत अच्छा आइडिया है। उस इंस्टीट्यूशन पे गलत लोग ब्राह्मण बन के बैठ सकते हैं, ये संभव है। बेईमान हो सकता है, मक्कार हो सकता है, अपराधी हो सकता है, लेकिन तुमने व्यवस्था पे प्रश्न उठा दिया। ब्राह्मणों ने नालंदा जला दी, ब्राह्मणों ने बुद्धों से लड़ाई लड़ ली, बुद्धों के वो जला दिए। डिस्प्यूट होना आइडियोलॉजिकली एक अलग चीज है। डिस्प्यूट की शुरुआत तो भगवान बुद्ध ने की ना। भगवान बुद्ध ने कहा तुम्हारा गलत है, तो हम बात विवाद तो करेंगे ना भगवान बुद्ध से, कि वो भी ना करें। तो हम, क्योंकि मैं तो भगवान बुद्ध का समर्थक हूं, मैं फॉलोअर हूं उनका, मैं तो खुद भी भगवान में नहीं मानता, लेकिन मैं अपनी कल्चर सभ्यता को मानता हूं। मैं तो अपने आप को प्राउडली शूद्र कहता हूं। तो बॉटम लाइन क्या देखिए यही है कि इस देश की जो कमिंग बैक टू एंड सम इट अप, जब तक थ्योरीज को सही नहीं लिखा जाएगा, जब तक सही बातें नहीं बताएं, इसीलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन चाहिए। आज आप देख लीजिए ना, सेंगोल को क्या, ये राजदंड है, लोकतंत्र है, और ये है लोकतंत्र में राजदंड है, ये है वो है, अजीब। आप देख रहे हैं ना, बराबर। तो ये लोग लोकतंत्र में जो है, मतलब कि इनसे ये पूछिए कि फिर लोकतंत्र में ये जो तुमने उसको राजदंड का जो राजशाही नाम दे दिया है कि पिता का पुत्र, यही तो लोग राजतंत्र था। सही है। मुलायम सिंह के पुत्र के भतीजे और ये सब लोग जो अपने राजा, अपने वंशज को ही तो बढ़ाता था आगे, उस पे नहीं अटैक कर रहे हो, और राजदंड और लोकतंत्र में अंतर बता रहे हो। जिस दिन एक पिता ये खड़ा करके बोल दे कि मेरी राजनीति के बाद मेरा पुत्र उसका वारिस नहीं होगा बल्कि कोई और होगा, तो मैं बात मानूं कि तुम्हें लोकतंत्र की बात कर रहे हो। सही बात। और फिर ये संविधान ने कब कहा कि पुराने सारे सिस्टम गलत हो गए? उसने नया फॉर्म दे दिया है। क्या राजाओं को यहाँ पे अधिकार नहीं मिला इलेक्शन करने का? क्या हमारे सारे पुराने जो लोग, जो हमारे कल्चर थे और वो सबको संविधान ने गलत डिक्लेयर कर दिया? जब हम एक नए घर से पुराने घर से नए घर में जाते तो हमारा पुराना घर गलत हो जाता है, या हम अपने जब नए घर में रिनोवेशन करवाते हैं तो क्या उसकी हम नींव तोड़ देते हैं? इस तरीके के अजीब अजीब से लोग, इस स्टेटमेंट इस देश का क्या होगा मैं समझ नहीं पाता जी। बराबर। और जैसा भी आपने कहा कि समिंग अप द पॉइंट, कि वाकई में पाकिस्तान एज ए नेशन, उसके पास ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ कर सकता है कि आप हमारे यहाँ के लैंड यूज़ कर लीजिए या रिसोर्सेज यूज़ कर लीजिए, और जब तक वो अपने आप को एक सही हिस्ट्री के साथ में और एक सही एजुकेशन के साथ में नहीं जोड़ेंगे, तब तक उनके कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिखती किसी भी राइट ट्रैक पे आने के लिए। आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करेंगे किसी और टॉपिक के साथ आपसे फिर पुनः भविष्य में चर्चा हो सके, और तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।